26 जनवरी 1965 एक तरफ पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस को पूरे धूमधाम से मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरे साउथ इंडिया में आग लगी हुई थी। 26 साल के चिन्ना स्वामी जो कि तिरुचि से थे, वो अपने आप को आग लगाने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़े थे जिसमें उन्होंने लिखा था, आई प्लान टू डाई इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट तमिल, वन डे माई गोल विल बी मेट। ऐसे ही 26 जनवरी के दिन कई सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी थी। एक एस्टिमेट के अनुसार देखें तो करीबन 70 स्टूडेंट उस दिन मारे गए थे। लेकिन साउथ इंडिया में आखिर ये सब प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था? क्योंकि उस समय के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदी को भारत के ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात कर दी थी। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे साउथ इंडिया में। इन सारे प्रोटेस्ट को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था और इसी के साथ साउथ इंडियन लोगों, स्पेशली तमिल लोगों ने ये स्टैब्लिश कर दिया था एक बार फिर से कि हम लोग कभी भी अपने स्टेट्स में हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। We don't want imposition of a third language. We are not against Hindi, but still the anguish which is put on us, we are not able to take it. I think it's time we agitate for that. अभी हाल ही में फिर से स्टूडेंट सड़क पे आके प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं साउथ इंडिया में, और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने सेंटर के खिलाफ बार बार बयान भी दिए हैं। மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களே, இந்திய எங்க மேல திணிக்காதீங்க. எங்களுக்கு தாய்மொழியான தமிழும் உலகத்தோட தொடர்பு கொள்ள ஆங்கிலமும் போதும். தேவைப்பட்ட இந்தி என்ன கிரேக்கம் லத்தீன் மொழிகளை கூட கத்துக்க போறோம். எங்களை என்ன மிரட்டினாலும் உங்களால இந்தி மொழியை திணிக்க முடியாது। इन सब चीजों की शुरुआत पिछले महीने हुई थी जब भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ने यह बोल दिया था कि भारत के हर स्टेट को एनईपी लागू करना जरूरी है, और जो स्टेट एनईपी अपने स्टेट में लागू करेगा उनको भारत के सेंटर की तरफ से 2000 करोड़ का बजट, एजुकेशन बजट एलोकेट कर दिया जाएगा। They are dishonest, my dear friends. They are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. तमिलनाडु की सरकार का कहना यह है कि भारत की सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तमिलनाडु को ब्लैकमेल कर रही है हिंदी को एक्सेप्ट करने के लिए, जो कि कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। M.K. स्टालिन ने तो यहां तक भी कह दिया है कि अगर सेंटर अब हमें 10,000 करोड़ भी देती है एजुकेशन बजट, तब भी हम लोग हिंदी को अपने स्टेट में लागू होने नहीं देंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से हर एक स्कूल में 3 लैंग्वेज को मैंडेटरी कर दिया गया है सिखाना। अब नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के लिए तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, वो हिंदी को इजीली अपनी थर्ड लैंग्वेज चूज कर लेते हैं और पढ़ाने लगते हैं अपने स्कूल्स में रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करें तो वहां पे हमेशा से 2 लैंग्वेज सिस्टम चलता हुआ आया है, यानी कि वहां पे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता है और एक रीजनल लैंग्वेज, लेकिन तीसरा लैंग्वेज भारत सरकार उन्हें हिंदी लेने पर मजबूर कर रही है कहीं ना कहीं। The educational needs of the state will be decided by the state. So why is the center adding a compulsory curriculum of a third language? Why can't will they be then adding a compulsory curriculum in another subject as well? So the point is the state has decided in its wisdom and in a consensual manner that it is adequate for the state's education to have 2 languages, प्राइमरीली इंग्लिश एंड तमिल। आए दिन हमें कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर हिंदी में लिखे बोर्ड्स को काले रंग से रंग दिया जाता है साउथ इंडिया में। लेकिन आखिर ये सब चल क्यों रहा है? ये तमिल और हिंदी की लड़ाई कहां से शुरू हुई थी, और क्या सच में सेंटर साउथ इंडियन स्टेट्स को हिंदी इंपोज करने के लिए मजबूर कर रहा है? आइए इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। I've lived in a Tamil Nadu where Hindi and Sanskrit, if you learn, you are targeted. They can say anything. My lived experience, I'm saying. They have a great love for Tamil. They don't want imposition of Hindi. New education policy actually says learn in your mother tongue till class 5. If possible, till class 8. Even better, till intermediate. That's what the new education policy says. But no, they want to imagine it is imposing Hindi. And they don't want to, therefore, talk about it. But wrongly, they create a political mess in Tamil Nadu, denying children their right to learn. एक कोश में बदले पानी और 4 कोश में बदले वाणी,
ये एक बहुत पुरानी कहावत है जिसका मतलब यह है कि हर 1 किलोमीटर में भारत में पानी का टेस्ट बदल जाता है और हर 4 किलोमीटर में भारत में लैंग्वेज बदल जाती है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो आज भारत में 780 से लेकर 2000 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इतने सारे लैंग्वेजेस होने के बावजूद भारत की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। और यहीं पर अगर हम लोग तमिल की बात करें तो तमिल भारत की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस है और जितना भी साउथ इंडिया है कहीं ना कहीं ये तमिल डोमिनेटेड होता है। वहीं अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये हिंदी बेल्ट माना जाता है और ये हिंदी डोमिनेटेड स्टेट से भरा रहता है। एक समय महात्मा गांधी ने भी हिंदी को साउथ इंडिया में फैलाने के लिए पहल की थी। 1918 का ये समय था जब वो ये बोलते थे कि साउथ इंडियंस को भी हिंदी आना जरूरी होता है, अगर वो हिंदी नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं सेंट्रल इंडिया से दूर जाते जाएंगे। उस समय कई सारे लोग वहां के हिंदी सीखने लगे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी ये सेंटिमेंट था कि अगर हम लोग हिंदी सीखने जाएंगे तो हमारी जो तमिलियन आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं गायब होती जाएगी। और इसी चीज के खिलाफ कई सारे लोग प्रोटेस्ट करने लग रहे थे, जिसमें से एक पेरियार थे और जस्टिस पार्टी थी। अब यही सब लोग मिलकर उस समय द्रविडियन पॉलिटिक्स की शुरुआत करते हैं साउथ इंडिया में। इनका मानना बेसिकली ये था कि साउथ इंडिया के लोग द्रविडियन लोग होते हैं जिनके ऊपर आर्यंस जो है नॉर्थ इंडिया के, वो सारे लोग कब्जा करना चाहते हैं और अपना जो आइडेंटिटी है उसे थोपना चाहते हैं। 1937 का समय आता है और इंडियन कांग्रेस के लीडर सी राजागोपालाचारी ये चीज बोल देते हैं कि तमिल के स्कूल्स में, यानी कि तमिलनाडु के स्कूल्स में हिंदी भाषा को सिखाना जरूरी कर दिया जाएगा। लेकिन 1937 में उन्हें भी एक प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ता है। ये प्रोटेस्ट इतना रौद्र था और इतना ज्यादा भीषण था कि इस प्रोटेस्ट में दबकर सी राजागोपालाचारी पूरा अपना पार्टी ही बदल देते हैं। वो सीधा प्रोटेस्टर्स की तरफ चले जाते हैं और वो भी हिंदी के विरुद्ध हो जाते हैं और आगे जाकर वो एक नारा देते हैं कि इंग्लिश एवर हिंदी नेवर, और ये नारा आज भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। 1946 का फिर समय आता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उस समय एक मीटिंग चल रही होती है, जिस मीटिंग में हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात चलती रहती है। तभी टीटी कृष्णमाचारी खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि आप साउथ इंडियन लोगों को हिंदी मानने पे मजबूर क्यों कर रहे हैं। उस समय की बात है, वो बोलते हैं कि यहाँ के कई सारे लोगों के मन में एंटी इंडिया सेंटिमेंट पहले से ही है, तो आप खुद चूज कर लीजिए मेरे नॉर्थ इंडिया के दोस्तों, मेरे यूपी बिहार के पॉलिटिकल दोस्तों, आप चूज कर लीजिए कि आपको एक हिंदी इंडिया चाहिए या तो आपको एक संपूर्ण इंडिया चाहिए। तभी उनकी बात को माना जाता है और इस मीटिंग के बाद 15 सालों के लिए 2 भाषा को भारत की ऑफिशियल भाषा बना दिया जाता है, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन जैसे ही 15 साल का समय पूरा होने वाला था और लाल बहादुर शास्त्री की सरकार भारत में आ जाती है, जो कि खुद एक बहुत ही कड़े नेता माने जाते थे, वो तुरंत ही बोल देते हैं कि मैं भी भारत में हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल भाषा बनाने जा रहा हूं। साउथ इंडिया में इसके बाद फिर से प्रोटेस्ट होने लगता है। आप देखिए ये तमिल और हिंदी के बीच में जो लड़ाई है ये कितनी ज्यादा पुरानी है। और वीडियो के स्टार्टिंग में जो बात मैंने बताया, कई सारे लोग उस प्रोटेस्ट में मारे जाते हैं, जिस प्रोटेस्ट को देखते हुए उन्हें अपने फैसले को वापस लेना पड़ता है। और इसी एंटी हिंदी सेंटिमेंट को पकड़ते हैं कई सारे द्रविडियन पॉलिटिशियंस और उस समय इसी एंटी हिंदी सेंटिमेंट के दम पर सूर्योदय होता है डीएमके पार्टी का। अब ये द्रविडियन पार्टी जितनी भी है वो सारी साउथ इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है और स्पेशली तमिलनाडु में डीएमके पार्टी या एआईडीएमके को आज तक कोई भी हटा नहीं पाया है। सिर्फ और सिर्फ अपनी तमिल लैंग्वेज और तमिलियन आइडेंटिटी की दम पर वो अपनी इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लड़ते हैं और वहां के लोगों के अंदर अपना विश्वास जगा चुके हैं। तमिलनाडु के लोग कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अगर हम लोग हिंदी को अपने स्टेट में एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे तो ये नॉर्थ इंडिया के जितने भी लोग हैं वो उनकी नॉर्थ इंडिया की आइडेंटिटी वो साउथ इंडिया में थोपने लगेंगे और धीरे धीरे हमें कॉलोनाइज करने लगेंगे। वो ये भी बोलते हैं कि इसी हिंदी इंपोजिशन की वजह से पहले भी कई सारे लैंग्वेज का देहांत हो चुका है। एमके स्टालिन एक भाषण में बोलते हैं कि हिंदी के जबरदस्ती इंपोजिशन की वजह से 25 से भी ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस आज मर चुके हैं और हम तमिलियन लैंग्वेज के साथ ऐसा कभी भी होने नहीं देंगे। वेल ये मामला कई दिनों तक शांत था, लेकिन फिर 2020 का समय आता है जब भारत में एनईपी की बात होती है। एनईपी में कई सारे चेंजेस होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मेजर चेंज ये होता है कि स्कूल्स में 3 लैंग्वेजेस को पढ़ाना इंपॉर्टेंट कर दिया जाता है, असेंशियल कर दिया जाता है। जितने भी स्टेट्स एनईपी लागू करेंगे वहां पे 3 लैंग्वेजेस पढ़ाए जाएंगे। कई जगह पे संस्कृत को एज अ रीजनल लैंग्वेज लिया जाता है और उसे पढ़ाया जाता है, लेकिन साउथ इंडिया वाले इस एनईपी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उनका यह कहना है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स तो आराम से 3 लैंग्वेजेस पढ़ा सकते हैं, लेकिन
हम 3 लैंग्वेजेस क्यों पढ़ाएं? तमिलनाडु के कई सारे पॉलिटिशियंस आज ये बोलते हुए दिखते हैं कि एक तो सबसे पहले हमें हिंदी पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे पास वर्क फोर्स भी नहीं है हमारे सरकारी स्कूल्स में कि हम हिंदी पढ़ाएं यहाँ पे, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि भैया हम हिंदी पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे टैक्स का जो पैसा होता है वो तो आप कहीं और दे देते हो। और ये वो स्टेट अपोज कर रहा है एनईपी को जहां के एजुकेशन पॉलिसी को सबसे ऊपर माना जाता है। तमिलनाडु एजुकेशन के हर मापदंड में सबसे ऊपर खड़ा होता है, और यही एजुकेशन सिस्टम में 2 लैंग्वेज सिस्टम चलता है, यानी कि वहां की एक रीजनल लैंग्वेज तमिल लोगों को सिखाई जाती है स्कूल्स में, और ग्लोबल लैंग्वेज जो एक है इंग्लिश उसे सिखाया जाता है ताकि लोग बाहर जाके काम कर सकें। हर जगह इंग्लिश बोला जाता है। और एम के स्टालिन जैसे लीडर्स का कहना यह भी है कि इसी लैंग्वेज वॉर के बीच में कहीं ना कहीं साउथ इंडियन स्टेट्स को साइडलाइन करने की भी कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका एक और एग्जांपल वो डीलिमिटेशन भी देते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों को डीलिमिटेशन के बारे में नहीं पता होगा। डीलिमिटेशन एक ऐसी चीज है जिसे हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि इसके हिसाब से अगर सिंपल शब्दों में समझें तो जिस स्टेट की जितनी भी पॉपुलेशन रहेगी उस स्टेट में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उस स्टेट के नंबर ऑफ एमपीज को चुना जाएगा। अगर ये लागू हो जाता है तो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के टोटल जितने एमपीज होंगे साउथ इंडियन के जितने स्टेट्स अगर हम उनके टोटल कर देंगे तो उससे भी ज्यादा होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं शाम दाम दंड भेद लगाकर साउथ इंडिया को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब अमित शाह ने कई भाषणों में यह भी बताया है कि ये जो विभाजन होगा, ये जो डीलिमिटेशन होगी, ये 1937 की जनगणना और 2011 की जनगणना के हिसाब से नहीं होगी, बल्कि 2026 में एक नई जनगणना की जाएगी जिसके आधार पर यह डीलिमिटेशन होगा। डीलिमिटेशन से सबसे बड़ा लॉस सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया को होगा, क्योंकि अब पार्लियामेंट में भी उनकी रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी। और अगर हम लोग फिर से हिंदी की बात करें तो यही हिंदी को इंपोज करने के लिए कई सारे पॉलिटिशियंस साउथ इंडियन लोगों के दबाव डालते हुए आए हैं। वो ये भी बोल देते हैं कई सारे पॉलिटिशियंस कि अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप भारत में क्यों रहते हो। कोई सर पैर पाली बात नहीं है ये, और कई सारे जो साउथ इंडिया के भी पॉलिटिशियंस हैं वो भी इसमें कल्प्रित हैं। वो इनकी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसे वहां पे लड़ के तमिलियन लोगों के अंदर भी एक एंटी हिंदी सेंटिमेंट जगा चुके हैं, जो कि सिर्फ एंटी हिंदी भाषा तक नहीं सीमित रहा है, लोगों तक भी पहुंच चुका है। हम अक्सर केसेस देखते हैं कि बैंगलोर में जब लोग जाते हैं और ऑटो ड्राइवर के साथ वहां पे ट्रैवल करते हैं तो वहां के ऑटो ड्राइवर लड़ जाते हैं बाहर के लोगों से। इनफैक्ट बाहर के लोग जब साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहां उनको बहुत डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई सालों से उनके ब्रेन को ट्रीटमेंट मिल चुका है कि भैया ये जो हिंदी बोलता है वो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट के खिलाफ है, जो सच नहीं है। और ये सब भावना सिर्फ वहां के पॉलिटिशियंस की वजह से फैली है, जो कि इस लैंग्वेज वॉर की आग में अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो साउथ इंडियन लोगों का कहना यही है कि इंग्लिश कॉलोनाइजेशन के बाद अब हम लोग सेंटर जो है वो हिंदी कॉलोनाइजेशन करना चाह रही है। हमारा पूरा का पूरा हमारा जो आइडेंटिटी है उसे पूरा डिस्ट्रॉय करना चाह रही है, जो कि हम लोग साउथ इंडिया वाले कभी भी होना नहीं देना चाहते हैं। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो किसी के ऊपर भी यहाँ पर इंपोज की जाती है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है उसको सीखना। आप ये सोचिए, आप कहीं अगर साउथ इंडिया या किसी और स्टेट गए हैं जहां आप डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं लोग वहां के, आप वहां पे रहते रहते अगर आपका मन है तो उस लैंग्वेज को आप अपनी खुशी से सीख जरूर जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये सीखने पे मजबूर किया जाएगा कि भैया आपको ये लैंग्वेज सीखनी ही है तभी आपको इस स्टेट पे रहने दिया जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आप लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और लैंग्वेज एट द एंड ऑफ द डे सीख नहीं पाते हैं। लैंग्वेज एक बहुत ही नेचुरल चीज होती है जो हर किसी को अपने मन से सीखने की आजादी होनी चाहिए। याद रखिए, हम उन स्टेट्स की बात कर रहे हैं जो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उन स्टेट्स को साइडलाइन करने की आज कोशिश कर रहे हैं जो भारत की जीडीपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करें तो वो भारत की कुल जीडीपी का 31% देते हैं, और वहीं हम लोग मेजर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात करें तो वो सिर्फ 26% कंट्रीब्यूट करते हैं भारत की टोटल जीडीपी का। और पॉपुलेशन डिफरेंस देखें तो वो बहुत ज्यादा है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में। तो ये वो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो भारत में सबसे आगे निकल चुके हैं एजुकेशन और हर एक मापदंड पे, लेकिन फिर भी उन्हें हिंदी के दम पर हिंदी को मजबूरन अपने स्कूल्स में लागू करने के लिए आज मजबूर किया जा रहा है। पर इसमें अगर हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखें तो भारतीय जनता पार्टी वालों का कहना यह है कि हम लोग कभी भी ये बात नहीं बोले हैं कि आपको हिंदी ही सिखाना है अपने स्कूल्स में। आपका जो मन कर रहा है भैया आप
वो लैंग्वेज सिखा सकते हैं। यानी कि अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हैं तो आप 2 रीजनल लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं, जो कि फेयर पॉइंट है। लेकिन ये फेयर उन लोगों को लग रहा है जो कि इस इशू को बहुत डीपली नहीं समझ पाए हैं। सब लोग ये प्रोपागेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 रीजनल लैंग्वेज आराम से सीखी जा सकती है साउथ इंडिया में, लेकिन किसी के लिए भी 2 रीजनल लैंग्वेज सीखना सबसे पहले डिफिकल्ट होता है और सेकेंडली नॉट सो इंपॉर्टेंट होता है। वेल, अब ये हिंदी और तमिल और साउथ इंडिया की लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस लड़ाई के बारे में? क्या आपको लगता है कि हिंदी को जबरदस्ती इंपोज करना चाहिए साउथ इंडिया में, या उन्हें चूज करने देना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री के जैसे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।